तो नमस्कार आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, यूँ तो भारतीय फिल्म इतिहास में एक से बढ़कर एक फिल्में बनी हैं, जिन फिल्मों ने लगभग हर विभाग में अपना एक छाप छोड़ी है। चाहे वह गीत हो, संगीत हो, निर्देशन हो, अभिनय हो, कहानी हो, फिल्मोग्राफी हो। इन्हीं में से एक फिल्म बनी थी मधुमती, जिसने हर विभाग में अपना परचम लहराया और आज तक हमारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। तो दोस्तों, आज जानेंगे मधुमती के विषय में कुछ अनछुए पहलू। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये बात है 1957 की, जब मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल रॉय साहब के सामने एक बेहतरीन कहानी आई और कहानीकार थे ऋत्विक घटक जी, जो बहुत बढ़िया विषय उनके सामने लेकर के आए। इस कहानी का शीर्षक था मधुमती। तो मधुमती की कहानी जब बिमल रॉय साहब ने जानी तो वो तुरंत इस पर फिल्म बनाने के लिए राज़ी हो गए। और बिमल रॉय साहब ने इसके तुरंत पहले एक फिल्म बनाई थी देवदास, जिसमें लीड रोल में थे दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माला जी। और 2 फिल्मों का अनुबंध था बिमल रॉय साहब का इन दोनों कलाकारों के साथ में। तो ये स्वाभाविक था कि अगली फिल्म जो बनेगी उसमें दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माला जी ही काम करेंगी। दिलीप कुमार तो राज़ी हो गए इसके लिए, लेकिन वैजयंती माला जी थोड़ी संशय में थी, क्योंकि पिछली फिल्म देवदास उतनी खास कुछ नहीं कर पाई थी और इसमें उनके सह अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जिससे वो नाखुश थी। तो वैजयंती माला जी को जब ये बताया गया कि इसमें लीड रोल में दिलीप कुमार साहब हैं और विलन इसमें जो हैं वो प्राण साहब हैं, तो कलाकारों का नाम सुनकर के वो राज़ी हो गई और इस प्रकार से जो लीड कास्ट है वो तय हो गई कि इसमें ये लीड रोल में रहेंगे। और वैजयंती माला जी ने 2 शर्तें रखी बिमल रॉय साहब के समक्ष। पहली शर्त ये थी कि उनकी जो वेशभूषा रहेगी एक गांव की लड़की की, जो पहाड़ी लड़की है मधुमती, वो उनकी नानी यदुगिरी तैयार करेंगी, जिसके लिए शुभेंदु राय जो कला निर्देशक थे उन्होंने अपनी सहमति दे दी। दूसरी शर्त ये थी कि जो वो ऑर्नामेंट्स पहनेंगी, सिल्वर के, चांदी के जो आभूषण पहनेंगी, वो भी वो अपनी पसंद से पहनेंगी। तो ये दोनों शर्तें उनकी मान ली गई और इस प्रकार से लीड कास्ट जो है वो तय हो गई। अब बारी आती है संगीत की और गीतकार की। संगीत के लिए बिमल रॉय साहब ने तय किया कि एस.डी. बर्मन दा के जो सेक्सोफोन वादक थे मनोहरी सिंह, उनसे वो संगीत इसका तैयार करवाएंगे और गीत लिखवाएंगे मजरू सुल्तानपुरी साहब से। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसा हो जाता तो मेरे को लगता है कि मधुमती का संगीत और गीत इतने प्रसिद्धि पर नहीं पहुंच पाते। तो ये जब तय हुआ तो उन्हें एक बहुत ही काबिल व्यक्ति है नवेंदु घोष ने उन्हें राय दी कि आप जब इतनी बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, इतने अच्छे सब्जेक्ट फिल्म बना रहे हैं, तो इसमें बजट में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और इसमें सर्वश्रेष्ठ गीतकार और संगीतकार को आप लीजिए। और चूंकि आपकी फिल्म पहाड़ी आधारित है, तो कोई ऐसा संगीतकार जिसका उसमें दक्षता हो, ऐसा संगीतकार आप चुनिए इसमें। तो उस समय के सबसे महंगे गीतकार और सबसे सफल गीतकार शैलेंद्र जी का चयन हुआ और शैलेंद्र जी को तुरंत बुलावा दिया गया और वो बिमल रॉय साहब से मिले। तो ये तय हो गया कि गीतकार शैलेंद्र जी रहेंगे और संगीतकार के रूप में जो 3 नाम विचार में थे वो थे, चूँकि पहाड़ी आधारित संगीत था, तो एस.डी. बर्मन दा, सलील चौधरी दा और हरफनमौला शंकर जयकिशन जी, ये 3 संगीतकारों का नाम विचार में था। लेकिन फिर जब शैलेंद्र जी ने एक गाना तैयार किया तो उस गाने को सुनकर के तुरंत बिमल रॉय साहब को कुछ ऐसा आभास हुआ कि सलील दा इसके लिए उपयुक्त रहेंगे। उन्होंने तुरंत उनको फ़ोन किया और पहली फ़्लाइट से कलकत्ता से मुंबई बुला लिया। तो इस प्रकार से संगीत और गीतकार दोनों तय हो गया, संगीतकार और गीतकार, और मामला आगे बढ़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरी लीड कास्ट तय हो गई और फिर इसके बाद का कार्य जो था कि शूटिंग कहाँ पे होगी, ये एक बड़ा चैलेंज था। तो इसका शूटिंग का स्थान का निर्धारण करने के लिए जो ज़िम्मा सौंपा गया वो थे असीत सेन साहब, उनको सौंपा गया।
तो आशीष सेन साहब ने इसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान का चयन किया, नैनीताल जो उत्तराखंड में है वहाँ, और उसके आसपास इसकी पूरी शूटिंग हुई। पूरा जो ग्रुप था, पूरा यूनिट था बिमल रॉय साहब का, नैनीताल जा पहुंचा, और नैनीताल के आगे घोड़ाखाल, भोवाली और रानीखेत में ये पूरी फिल्म की शूटिंग हुई। और रोज़ पूरी यूनिट वहाँ जाती और वापस आती। इसमें बड़ी कठिनाई आ रही थी, तो तय ये किया गया कि वहाँ पे पास में जो गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस की पूरी मरम्मत कर दी गई और यूनिट को वहाँ ठहरा दिया गया, और स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई। वहाँ के जो स्थानीय एक जमींदार थे ठाकुर सौभाग सिंह, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई। तो जब उन्हें ये पता लगा कि ये फिल्म की लीड कास्ट में प्राण साहब, वैजंती माला जी और दिलीप कुमार साहब हैं, तो वो हंसी खुशी तैयार हो गए और खाने पीने का भी बंदोबस्त उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ी, वहाँ पे पूरी शूटिंग हुई। अब वैसे बिमल राय के कैंप में एक से बढ़कर एक दिग्गज थे, धुरंधर थे, लेकिन उसी यूनिट में एक नन्ही बालिका भी थी। वो बालिका जिसको आगे चल कर के आप लोगों ने सरोज खान के नाम से जाना, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान। जी हाँ, सरोज खान भी उस यूनिट का हिस्सा थी। और इसी फिल्म का एक गीत है जो पापी बिछुआ, उसमें जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो सरोज खान है। तो ये एक बड़ी अनोखी बात है जो शायद कम ही लोगों को पता होगी। तो इस प्रकार से शूटिंग आगे बढ़ने लगी, सारे जो है शॉट्स वहाँ पे फिल्माए गए सारे गीतों के। शैलेंद्र जी ने बहुत बेहतरीन गीत लिखे। फिल्म की शुरुआत में जो सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, इस गीत के लिए चयन किया गया तलत महमूद साहब का, लेकिन उस दौरान मुकेश जी की को कुछ आर्थिक चुनौतियां थी, और जब तलत महमूद साहब को पता लगा तो उन्होंने निवेदन किया बिमल राय साहब से कि कृपया मुझसे यह गीत ना गवाएं और आप मुकेश जी से गवा लें। तो फिर मुकेश जी से वो गीत गवाया गया और वो गीत बहुत हिट हुआ, आज तक हम लोग सुनते हैं। और आगे के भी जो गीत लता जी ने गाए अद्भुत हैं। शैलेंद्र जी ने जो गीत लिखे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे गीत कोई भी नहीं लिख सकता। सरल शब्दों में जो आत्मा की गहराइयों में उनके गीत उतरते हैं, वो कोई उसका सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जो मधुमती पे सबसे पहला गीत लता जी ने गाया था, आजा रे परदेसी, उसकी लाइनें यदि आप गौर करें तो आपको बड़ा आश्चर्य में आप गिर जाएंगे। मैं दिए की ऐसी बाती, जल न सखी जो बुझ भी न पाती। तो शैलेंद्र जी सरल शब्दों में ऐसी बातें कह जाते थे जो मेरे ख्याल से एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। और मेरे ख्याल से हिंदी का ऐसा गीतकार आज तक भारत की फिल्म इतिहास में नहीं हुआ है शैलेंद्र जी के जैसा। और ज़बरदस्त गीत थे उसके। रफ़ी साहब ने, मुकेश जी ने, लता जी ने, मुबारक बेगम जी ने भी एक गीत गाया था, अद्भुत गीत गाए हैं। और ये पूरी शूटिंग वहाँ पे हुई। उसके बाद वापस पूरी यूनिट बॉम्बे लौटी, और जब वो जो पूरी फिल्म थी उसको जब डेवलप किया गया तो वहाँ के कुछ शॉट्स जो थे वो वादियों के, वो धुंधले आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे बादल थे। तो ये बड़ी एक असमंजस की स्थिति बन गई, और फिर से रीशूट किया गया इसको बॉम्बे के कुछ पार्ट्स में और नासिक में, और वापस से इसको बनाया गया। फिल्म के शुरुआत में जो शॉट है जिसमें दिलीप कुमार अपने दोस्त के साथ स्टेशन की ओर जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेने, वो शॉट जो है वास्तव में बॉम्बे पुणे हाईवे पे फिल्माया गया था। और वहाँ पे जो स्टेशन आता है आखिरी में जहाँ वो पहुँचते हैं, वो स्टेशन भी वहाँ नहीं था, वो स्टेशन भी क्रिएट किया गया था, उसका सेट बनाया गया था। तो ये मधुमती के ऐसी इस प्रकार से शूटिंग हुई। और दोस्तों, आपने ये फिल्म के विषय में अभी तक जो कहानी मुझसे जानी, इसमें एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने जानी वाकर साहब का जिक्र नहीं किया। ये रोल भी बड़ा विशेष रोल था, और वास्तव में ये फिल्म में ये जो भूमिका थी ये रखी नहीं गई थी, लेकिन इसका आइडिया, इसका विचार बिमल राय साहब को आया। वहाँ पे जो गेस्ट हाउस था लोकल, वहाँ पे उस समय डिप्टी कमिश्नर होते थे नैनीताल के इबोटसन। तो इबोटसन की जो वाइफ थी, उन्हें निर्वस्त्र नहाते हुए वहाँ के चौकीदार ने देखा था। उसको ये कहा गया था कि मालकिन नहा रही हैं, और वो ओपन में नहा रही थी, और जब तक कंप्लीट इनका पूरा स्नान ना हो जाए तब तक आप पानी चलाते रहना।
तो उनके दिमाग में ही ये बात आई कि पानी मेरे को कैसे पता लगेगा कि नहाई कि नहीं है। तो वो उनको दीवार पर चढ़ कर के देख रहे थे। तो इस प्रकार से एक बड़ा अल्हड़ किस्म का चौकीदार था वो। तो वो विचार और वो कल्पना जो है वहाँ से जागृत हुई, और फिर जाकर के ये जानी वकर साहब का चरित्र गढ़ा गया, और ज़बरदस्त उन्होंने इसमें रोल किया है। एक तरह से लीड रोल में है, वो भी कॉमेडियन है पर बहुत प्रमुख रोल था उनका भी, और कमाल किया है उन्होंने। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरी ये लीड कास्ट इसकी तय हुई थी, और इस ऐसी पूरी शूटिंग नैनीताल, घोड़ाखाल, भवानी और रानीखेत में इसकी पूरी शूटिंग हुई। दोस्तों, मधुमती फिल्म हर नज़रिए से विशेष है। बॉम्बे के रॉक्सी सिनेमा जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो 24 हफ्ते हाउसफुल गई, और आखिरी में 24वें हफ्ते में भी हाउसफुल थी। लेकिन तब इसको उतार दिया गया क्योंकि 25 हफ्ते अगर ये चलती तो वहाँ के पूरे स्टाफ को बोनस देना पड़ता, ये एक शर्त रहती है। तो ऐसा जो है विशाल सफलता अर्जित की मधुमती ने, और उस ज़माने में बिनाका गीतमाला के टॉप 10 गीतों में से 7 गीत मधुमती के होते थे। और उस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड था, फिल्म फेयर अवार्ड में 12 कैटेगरीज़ में इसका नॉमिनेशन हुआ और 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उसमें बेस्ट गीतकार, बेस्ट संगीतकार और बेस्ट निर्देशन, कला निर्देशन, एडिटिंग, इसमें सभी में पुरस्कार मधुमती को मिले। और आश्चर्यजनक रूप से लीड कास्ट को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला फिल्म फेयर में। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड है वो ऋषिकेश मुखर्जी को मिला था। ऋषिकेश मुखर्जी उस समय असिस्ट करते थे बिमल राय साहब को। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने नहीं की थी, हालांकि नाम उनका प्रदर्शित होता है टाइटल्स में। वास्तव में इसकी एडिटिंग की थी गुरुनाथ घिमाड़े जी ने, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया और एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड ले गए ऋषिकेश मुखर्जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इसका पहलू है। और ये पहली फिल्म थी जो इंटरनेशनली भी रिलीज़ हुई। चेकोस्लोवाकिया की जो कैपिटल है प्राग, वहाँ पे ये रिलीज़ हुई थी, और वहाँ पे इसने सफलता के परचम लहराए और बहुत सफल हुई। और मधुमती हर नज़रिए से बेहतरीन फिल्म थी। आप संगीत देख लें, गीत देख लें, जितने भी लीड कास्ट में कलाकार थे उनका अभिनय देख लें, अद्भुत अभिनय किया है। दिलीप कुमार साहब तो खैर अदाकारी के शहंशाह हैं, उन्होंने जो अभिनय किया है, मेथड एक्टिंग के किंग हैं वो तो अविस्मरणीय हैं, उसके बारे में शब्द कम पड़ते हैं। वैजंती माला जी ने जो लीड रोल किया है मधुमती का, अद्भुत है वो। जो मधुमती में जो मासूमियत एक पहाड़ी लड़की की थी, वो उसको चरितार्थ किया है उन्होंने। प्राण साहब ने जो क्रूर भावभंगिमा दी हैं, जो एक बिगड़ा हुआ ठाकुर होता है, क्रूर, जिसमें कोई दया करुणा नहीं होती है, व्यभिचारी रहता है, वो रोल उन्होंने घुस के निभाया है बिल्कुल। जॉनी वॉकर साहब ने जो रोल किया है, फिर मधुमती के पिता का रोल जिन्होंने किया है जयंत, हमजद खान के पिताश्री, तो सभी लोगों ने अद्भुत रोल किया है। और निर्देशन बिमल राय साहब का ऐसा है कि फिल्म के एक सेकंड में भी आप फिल्म से अलग नहीं होते हैं। एक फिल्म में एक दौर ऐसा आता है जब जो फिल्म का नायक है दिलीप कुमार, जिसका नाम आनंद है, मधुमती से उसका विरह हो जाता है, बिछुड़न हो जाता है, और फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन जब वो फिल्म की स्टोरी स्लो होती है तब भी आप अपने आप को उस फिल्म से अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निर्देशन इतना ज़बरदस्त, इतना मजबूत है। इसके लिए मैं फुल मार्क्स दूंगा बिमल राय साहब को। बिमल राय साहब जो है मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, अद्भुत निर्देशक थे। उनकी सभी फिल्मों में आपको जो उनकी डायरेक्टोरियल कॉम्पिटेंसी है, जो निर्देशकीय दक्षता है, वो देखने को मिलेगी। तो मैं हर व्यक्ति को रिकमेंड करूंगा कि ये फ़िल्म ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखें। मेरे तो दिल के बहुत करीब है ये फ़िल्म, और जब भी मैं ये फ़िल्म देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। अक्सर मैं ये फ़िल्में देखता हूँ, कभी भी फुर्सत मिलती है तब आधे घंटे के लिए, और पार्ट पार्ट में ये फ़िल्म में देखते रहता हूँ। और मैं जब देखता हूँ मुझे ये फ़िल्म नई सी लगती है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हर व्यक्ति ये फ़िल्म देखे। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी मधुमती के बारे में। आप लोग ये फ़िल्म ज़रूर देखें, और मैंने ये जो बातें आपको बताई हैं आप उसको महसूस करेंगे, और आप पाएंगे कि मेरी एक एक बात शब्दशः अक्षरशः सही है।
तो ज़रूर ये फ़िल्म देखें, मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को। दोस्तों, मधुमती के बारे में जो मैंने जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है, ये जानकारी का मेरा स्रोत हैं पंडित आर के द्विवेदी जी, जो कि सुप्रसिद्ध गीतकार और हिंदी के मूर्धन्य कवि पंडित प्रदीप के प्रपौत्र हैं। आप खुद भी एक गीतकार हैं और फिल्मों में 69 गीत लिख चुके हैं, तो उनके द्वारा काफ़ी ये जानकारी मुझे दी गई। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्रामाणिक जानकारियों के साथ आपके लिए लाते रहूँगा। मेरा अगला वीडियो जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वो रफ़ी साहब के बारे में कुछ ऐसे पहलू हैं उनके परिवार से संबंधित, उसके विषय में मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो मेरे वीडियो का आप इंतज़ार करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।